हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज हम पढ़ेंगे सेट थ्योरी, सेट्स 01। देखिए इस पर भी क्वेश्चंस आते हैं और ये मैं इसलिए भी और पहले पढ़ा रहा हूं क्योंकि प्रोबेबिलिटी मुझे पढ़ानी है, तो फिर ये दोनों तरीके से फायदेमंद है। एक नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है और खुद ये पेपर में आता भी है। ठीक है, तो पहले हम सेट्स पढ़ेंगे, फिर प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, उसके बाद हम रिलेशन, फंक्शन, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, ये सब, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब बात का टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। ठीक है, चलिए। हाँ, परमुटेशन पूरा हो गया। प्रैक्टिस में करवाऊंगा आपको, पर परमुटेशन चैप्टर कॉन्सेप्ट, मतलब ऐसा कोई कॉन्सेप्ट तो होता नहीं। देखो क्वेश्चंस तो बहुत डिफरेंट वैरायटी के आपको हमेशा मिलेंगे, तो वो तो मैं आपको कराऊंगा, लेकिन ओके। तो अभी हम बात कर लेते हैं सेट्स के बारे में। सेट्स के बारे में, समुच्चय, सेट्स क्या होता है। ठीक, या परमुटेशन कॉम्बिनेशन की डीपीपी नहीं पहुंची आपके पास? क्या नहीं पहुंची है? नहीं पहुंची परमुटेशन कॉम्बिनेशन की डीपीपी? नहीं दिख मिला? डीपीपी नहीं मिली आपको? मैंने यार अपलोड करवाने के लिए दी थी 189 क्वेश्चंस की। नहीं मिली है? बताओ। चलो यार, फिर अब कल होगा, मैं दे चुका हूं अपलोड, पता नहीं क्यों नहीं हुई। ठीक है, मैं दे चुका हूं, चलो मैं अभी अपलोड करवाता हूं। मतलब क्लास खत्म होने के बाद। ठीक है, क्लास खत्म होने के बाद मैं अपलोड करवा दूंगा बेटा। ठीक है, चलिए। नहीं हुई है, मैं सोचा अपलोड हो गई क्योंकि मैं दे चुका हूं अपलोड करने को। नहीं हुई तो मैं अभी क्लास जैसे ही खत्म होगी, तो लास्ट टाइम जब मैं क्लास खत्म करूंगा तो एक बार मुझे मैसेज में आप कहना कि सर डीपीपी अपलोड करवा दीजिए तुरंत। ठीक है, मैं करवा दूंगा। ओके, समझ रहे हो? चलो, जैसे ही क्लास खत्म होने को बोलूंगा आप मुझे मैसेज कर देना कि डीपीपी अपलोड करवा दीजिए, मैं तुरंत क्लास खत्म होने के बाद ही करवा दूंगा। चलिए सेट्स की बात कर लेते हैं। तो सेट्स क्या होता है? कलेक्ट वेल डिफाइन कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। आपसे सेट की डेफिनेशन नहीं पूछेगा, पर जो सेट क्या होता है, वेल डिफाइन, जो भी आप कलेक्शन ले रहे हो, जो भी आप कलेक्शन ले रहे हो, ठीक, तो वो क्या है, वेल डिफाइन होना चाहिए और डिस्टिंक्ट होना चाहिए। मतलब कभी भी सेट में एक ही चीज को आपको बार बार नहीं लिखनी है। ठीक है, एक ही चीज को आपको बार बार नहीं लिखना है। मतलब सेट बनाते समय ऐसा ना हो कि एक ही चीज को बार बार लिख दिए और कह दिए भैया ये सब सेट के अंदर। नहीं, रिपीट नहीं करना है भी किसी चीज को, पहली बात। और दूसरी बात, वो कलेक्शन क्या होना चाहिए, वेल डिफाइन होना चाहिए। जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि जैसे मान लो आपसे ये पूछा गया, आप जैसे मैं ये कहो कि जैसे ये मैं जो स्वेटर पहना हूं, वो मतलब जो ये पहना हूं ऊपर शर्ट के ऊपर, वो एक स्वेटर है। इस बात को दुनिया में सब लोग मानेंगे कि यार ये स्वेटर है। लेकिन जैसे ही मैं एक स्पेसिफिक वर्ड इस्तेमाल करूंगा कि यार ये जो स्वेटर है ना वो बहुत अच्छा है, अब क्या होगा कि इसमें लोगों की राय बदल जाएगी। लोगों की राय बदल जाएगी, अलग अलग क्या बदल जाएगी, लोगों की राय बदल जाएगी।
अब इसको सब लोग नहीं मानेंगे कि ये क्या है, एक अच्छा स्वेटर है, लेकिन स्वेटर है ये सब मानेंगे। ऐसा नहीं कि कोई ये कह देगा कि यार ये शर्ट पहने हो आप, नहीं, स्वेटर है सभी मानेंगे। जैसे कि अभी जैसे मैं कहूं कि मैं एक टीचर हूं, ये सब मानेंगे क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं क्लास में, लेकिन जैसे ही ये वर्ड इस्तेमाल किया जाए कि मैं बहुत बढ़िया टीचर हूं, फिर इसमें लोगों की राय बदल जाएगी। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि कोई जब वो चिल्लाता है कि मैं बहुत बढ़िया हूं, मैं बहुत वो हूं, मैं बहुत खतरनाक हूं, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, ये हूं वो हूं, तो मैथमेटिक्स इस बात को डिनाई कर देता है कि ऐसा कोई बेस्ट वर्ड नहीं होता है। जो बेस्ट वर्ड होता है वो मैथमेटिक्स क्या करता है, डिनाई करता है कि ये वेल डिफाइंड वर्ड नहीं है, ये पूरी तरह से सही तरीके से परिभाषित नहीं है, ये सबके लिए अलग अलग होता है, सबके लिए बेस्ट की डिफिनीशन अलग होती है। ओके, तो ये चीज हमेशा होती है, बार बार मैं एग्जांपल यही देता हूं बच्चों को, ठीक है, और इस क्लास में भी मैंने यही दिया। जैसे मैं कहूं कि बेस्ट क्रिकेटर का आप कलेक्शन लेकर आइए, तो बेस्ट क्रिकेटर, यार मैं कहूं 10 बेस्ट क्रिकेटर का सिलेक्शन लेकर आइए, तो क्या सबके जो कलेक्शन लेकर आओगे, सब जो नाम लेकर आओगे, सब में क्या एक ही नाम होगा? नहीं। एक ही नाम होगा? नहीं, सब में अलग अलग होंगे। इतने सारे क्रिकेटर हुए तो फिर उसमें बहुत सारी चीजें होंगी। एक चीज का ध्यान रखिएगा, कई लोग सोच रहे होंगे कि इस लेक्चर को इग्नोर कर देंगे, और इस लेक्चर को इग्नोर कर दोगे तो फिर 12 बजे वाला कल लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए चाहे आप अभी पढ़िए, चाहे रात में पढ़िए, चाहे सुबह पढ़िए रिकॉर्डेड, पर कल 12 बजे से पहले आपको ये जो चीज मैंने पढ़ाई है वो पढ़ के आना है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। चलिए, तो ये तो हो गया आपका सेट्स। और सेट को जो डिनोट करते हैं, ठीक है, सेट को जो डिनोट करते हैं वो कैपिटल ए से करते हैं। कैपिटल मतलब कैपिटल लेटर से करते हैं सेट को डिनोट, ठीक। और जैसे मैंने बोल दिया कैपिटल ए से, और मैंने कह दिया भाई सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स लिखिए, सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स, सभी स्वरों का समुच्चय। इसको कैसे लिखेंगे? सभी स्वरों का समुच्चय, सभी स्वरों का क्या चाहिए? समुच्चय। तो कहने का मतलब यह हुआ कि ये जो ए सेट कैसे लिखा जाएगा, एक करली ब्रैकेट लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? एक करली ब्रैकेट लगाया जाता है आपको, ओके, एक करली ब्रैकेट लगाया जाता है। अब इस करली ब्रैकेट में आपके पास जितने भी वॉवेल्स हैं उनको कॉमा करके लिखते हैं ऐसे। तो ये एक तरीका होता है सेट को बताने का, और इसको हम बोलते हैं रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड, रोस्टर विधि। इस तरीके को हम क्या बोलते हैं? रोस्टर मेथड बोलते हैं, ठीक। करली ब्रैकेट में, करली ब्रैकेट के अंदर जो भी आप चीजें लिखोगे वो सब स्मॉल लेटर में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? स्मॉल लेटर में। कोई भी कैपिटल लेटर में आप नहीं लिखोगे, कोई भी कैपिटल लेटर में नहीं लिखोगे, ठीक। हाँ, पीछे के 2 चैप्टर से इससे कोई रिलेशन नहीं है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट प्रोबेबिलिटी से पहले आपको परम्यूटेशन और सेट थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, ये ध्यान रखिएगा। AEIOU, तो करली ब्रैकेट में जो भी लिखोगे वो स्मॉल लेटर में लिखोगे, स्मॉल लेटर में लिखोगे। क्या लिखोगे? स्मॉल लेटर में लिखोगे। और सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। अब मैं कहूं कि NA, इसका मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए। NA का मतलब हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब ए समुच्चय ए में अवयवों की संख्या। समुच्चय ए में थ्योरी बहुत है इसमें, ठीक है, थ्योरी बहुत है इस चैप्टर में। समुच्चय ए में अवयवों की संख्या, तो कॉमा कॉमा से जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक, कॉमा कॉमा करके जितने भी एलिमेंट हैं उनको आप क्या बोलोगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोलोगे। तो कॉमा देखो 1 2 3 4 5, तो कितने एलिमेंट्स हैं इसमें? 5। कितने एलिमेंट्स हो गए इस सेट में? 5 एलिमेंट हो गए, ठीक है। यार इतने देर से ना तुम इसमें इंटरेस्ट ना लेकर तुम बाकी बातें कर रहे हो, ठीक है। मजाक तो नहीं क्लास चल रही है, मजाक वाली,
और ये तो और सिंसियर क्लास होनी चाहिए, कितनी रात में हो रही है, इसके बाद मुझे घर भी जाना है, ठीक है। तो और सिंसियरिटी से तुम्हें पढ़ना चाहिए क्लास, और तुम मजाक ले रहे यार, ठीक है। जैसे मान लीजिए 20 सेट ले लिया मैंने, 1 2 3 4 5 6 7, तो इस 20 सेट में मैं कहूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स एनबी बताइए, तो एनबी कितना होगा, एनबी कितना होगा, एनबी कितना होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो 1 2 3 4 5 6 7, कितने एलिमेंट हैं इसमें, 7 एलिमेंट हैं। कितने एलिमेंट हैं, 7 एलिमेंट हैं। ओके, तो ये समझ में आ गया कि सेट क्या क्या होता है, ठीक है। ये आपको मैंने रोस्टर मेथड बताया, रोस्टर मेथड या फिर टेबुलर फॉर्म। जैसे मान लीजिए मैंने ए बराबर मैं बोलूं सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स लेस देन 7, 7 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो अब आप इसको रोस्टर मेथड में क्या लिखोगे, आपको करली ब्रैकेट लगाना है और जो भी है उनको कॉमा कॉमा करके लिख देना है, जो भी है उनको कॉमा कॉमा करके लिख देना है, ठीक। तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल लेस देन 6 मतलब 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, ठीक है। कितने हो जाएंगे, ये 6। तो ये रोस्टर मेथड हो गया, और ये आपका डिस्क्रिप्टिव मेथड है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव मतलब ऐसे ही आपको बस दिया गया है, और रोस्टर मेथड क्या होता है, ऐसे कॉमा कॉमा करके चीजों को लिखना, ठीक। ओके, अच्छा, अब मैं आपसे ये कहूं कि क्या और तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हां, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म होती है, समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण, सेट बिल्डर फॉर्म। ये फॉर्म क्या करती है, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, हां, ये फॉर्म करती है चीजों को छोटा बना देती है। जैसे मैं कहूं कि आपको मैंने 20 सेट दे दिया और मैं कहता हूं सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। अब ये बताओ इसको रोस्टर फॉर्म में क्या आसान है, जीरो बेटा कैसे होगी, जीरो थोड़ा ना होती है नेचुरल नंबर, जीरो नहीं होगा ना, केजीएस यूजर जी, जीरो नहीं होगा बेटा, जीरो नेचुरल नंबर थोड़ा ना होता प्राकृतिक संख्या। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं कहूं सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर निकालना है लेस देन 100, तो क्या इसको रोस्टर फॉर्म में आप व्यक्त कर सकते हो, क्या रोस्टर फॉर्म में इसे चेंज करना अच्छी बात है, बताओ, क्या रोस्टर फॉर्म में चेंज करना अच्छी बात है, क्या रोस्टर फॉर्म में इसको चेंज करना आसान है, नहीं है। भैया एक बात बताओ, 1 से 99 तक लिखना पड़ेगा ना आपको, 1 से लेकर 99 तक लिखना पड़ेगा। यदि आप रोस्टर तरीका अपनाना चाहते हो तो 1 से लेकर 99 तक लिखना पड़ेगा, वो तो बहुत टाइम टेकन है। तो उसी के लिए बनाया गया कि इस बात को किसी और तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं, तो उसी लिए बनाया गया कि हम ऐसे लिख दें सेट ऑफ ऑल एक्स। इसका मतलब क्या है, ऐसे एक्स का समुच्चय जो किसके बराबर है, एन के बराबर है, जो किसके बराबर है, एन के बराबर है, जहां पर एन क्या है, नेचुरल नंबर है, जहां एन क्या है, नेचुरल नंबर है, और एन जो है वो 100 से छोटा है। अब ये वाला जो स्टेटमेंट है वो इसी को बता रहा है। हो गया, 1 से 99 तक आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो ऐसे बोला गया, इसको हम कैसे पढ़ते हैं, ऐसे एक्स का कलेक्शन, ऐसे एक्स का समुच्चय जो एन के बराबर है, जहां पर एन क्या है, नेचुरल नंबर है, एन क्या एक प्राकृतिक संख्या है, और एन क्या है, 100 से छोटा है। ओके, तो मैं थोड़ा सा आपको सेट बिल्डर फॉर्म कई लिख के देता हूं, आप उसको रोस्टर में बदलिए।
तो थोड़ा समझ में आएगा सेट बिल्डर, क्योंकि सेट बिल्डर समझना बहुत जरूरी है। आप उसको सबको रोस्टर में बदलिए। तो मैं आपको एक सेट बिल्डर देता हूं, कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बराबर एन स्क्वायर, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एन लेस देन 10। इसको आप रोस्टर में बदलिए। रोस्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे हम, बी सेट ऐसे एक्स का कलेक्शन जो एक्स स्क्वायर माइनस 2 को क्या कर देता हो 0, जहां पर एक्स बिलोंग्स टू क्या है, रियल नंबर है। यहां पर लिखिए इसको रोस्टर फॉर्म में, दोनों को रोस्टर फॉर्म में चेंज करिए। दोनों को रोस्टर फॉर्म में। पहला वाला बताओ क्या आएगा, n क्या है 10 से छोटा है, तो फिर ए सेट में क्या आएगा, पहले आप 1 डालेंगे, 1 डाल सकते हो नेचुरल नंबर है, तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और डॉट 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 9 स्क्वायर। यही तो होगा, यही होगा ना बेटा। 149 केवल यहीं पर ब्रैकेट बंद नहीं होगा, आप गलत सोच रहे हो, ये n 10 से छोटा है, n स्क्वायर नहीं, 149 गलत है। आप देखो जिस n पर मैंने रिस्ट्रिक्शन लगाया है वो क्या है, n स्क्वायर है, तो आप n आपको नेचुरल नंबर लेना है और n 10 से कम लेना है। तो n क्या क्या ले सकते हो, 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो। जब n 1 लोगे तो x कितना आएगा 1 स्क्वायर, जब n की वैल्यू 2 लोगे तो 2 स्क्वायर आएगा x, n आपका जब 3 लोगे तो 3 स्क्वायर होगा, n की वैल्यू लास्ट में n ले सकते हो क्योंकि नेचुरल नंबर है, तो फिर ये x कितना आएगा 9 स्क्वायर आएगा। आप गलत समझ लियो, आपने गलत समझ लिया इसको, बात समझ में आ रही है। आप देखिए मैंने क्या कहा कि x जो है वो n स्क्वायर के बराबर है, n क्या क्या डाल सकते हो आप, तो n की वैल्यू नेचुरल डालनी है और 10 से कम डालनी है। इसका मतलब n बराबर हम 1 डाल सकते हैं, n बराबर 2 डाल सकते हैं। तो जब n की वैल्यू हम 1 से लेकर 9 तक डालेंगे तो उसके अनुसार x क्या है n स्क्वायर के बराबर है, तो x की वैल्यूज आएगी और ऐसे x को हमें करली ब्रैकेट में लिखना है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम बोले तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 9 आएगा। इसमें कितने आएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 9 के बराबर। समझ में आई बात ही कि नहीं है। अब यहां बताइए बी सेट में क्या आएगा, ध्यान से सुनिए। x आपको क्या चाहिए, रियल, x क्या होना चाहिए, रियल, और एक्स स्क्वायर माइनस 2 जीरो होना चाहिए। तो जब इसको हम जीरो करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, √2 आएगी और -√2 आएगी, दो ही तो वैल्यू आएगी इसकी, आप उसको करली ब्रैकेट में लिख दोगे। अब ध्यान से देखिए, मैंने एक सी सेट बनाया, ऐसे x का कलेक्शन जो एक्स स्क्वायर -1 या फिर एक्स स्क्वायर -9 बराबर 0 हो, ठीक है, और जहां पर x क्या हो, एक पॉजिटिव, यहां पर लिख देते हैं मैं एक्स स्क्वायर -9 0 हो और x क्या हो, एक पॉजिटिव इंटीजर हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, x बिलोंग्स टू क्या हो, धनात्मक पूर्णांक। तो अब इस केस में आप बताइए इस सेट क्या आएगा, इस सेट में x क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, x क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो अब यहां पर क्या आएगा, केवल 3 आएगा, केवल 3 आएगा, केवल 3 आएगा, केवल 3 आएगा, -3 नहीं आएगा। -3 तब आता जब मैं आपसे यह कहता कि ऐसे एक्स का कलेक्शन लिखिए जो एक्स स्क्वायर -9 को 0 करते हो और x बिलोंग्स टू r। यदि मैंने रियल नंबर बोला होता तो उसमें आप 3 भी लेते और -3 भी लेते, लेकिन यहां पर आप -3 नहीं ले सकते क्योंकि आपसे बोला जा रहा है पॉजिटिव इंटीजर है, धनात्मक पूर्णांक है। यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कंडीशन क्या दी गई है आपको उसके अनुसार करना है, ठीक है। अब आप इसको देखकर समझ सकते हो, एक और मैं दे देता हूं आपको।
एक सेट ए दे दिया मैंने, ऐसे एक्स का कलेक्शन जो एक्स क्या है n अपॉन n प्लस 1 के बराबर है, जहां n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है और n क्या है लेस देन 5 है। तो इस ए सेट में अब क्या आएंगे, देखो n क्या है नेचुरल नंबर है और n 5 से छोटा है, इसका मतलब n की वैल्यू आप 1 डाल सकते हो। तो एक तो x ये आएगा जब आप n 1 डालोगे, दूसरा n क्या डाल सकते हो 2 डाल सकते हो तो ये आएगा, 3 डाल सकते हो तो ये आएगा, 4 डाल सकते हो तो ये आएगा। कोई दिक्कत? बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 9 को 0 कौन करेगा, x बराबर 3 ना, 3 -3 भी करेगा, लेकिन आपको पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक पूर्णांक लेना है तो फिर हम -3 नहीं ले सकते। यहां पर आपको x रियल नंबर दिया है तो आप 3 भी आएगा और -3 भी आएगा। क्या हो गया, ये ऋग्वेंद्र क्या कह रहा है? ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया, आप समझ गए होगे कहना क्या चाहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सेट के बारे में, ठीक है, समुच्चयों के प्रकार। तो पहला हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो सभी हैं। पहला हम बात करेंगे नल सेट, एम्प्टी सेट, रिक्त समुच्चय या फिर आप वाइड सेट भी बोलते हैं। ये तीनों ये नाम है इसके, ठीक है, तीनों आपके क्या है नाम है। बताइए बात समझ में आ रही है? ठीक, तो नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, रिक्त समुच्चय, ये तीनों नाम है इसके। अब नल सेट क्या होता है? जीरो बेटा नेचुरल नंबर नहीं होता, तो जीरो कैसे डालोगे बताओ, नेचुरल नंबर जीरो तो नहीं होता। अब नल सेट का मतलब यह हो गया कि सेट हैविंग नो एलिमेंट्स, जिस समुच्चय के पास एक भी अवयव न हो, जिस समुच्चय के पास एक भी अवयव ना हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? जिस सेट के पास एक भी अवयव ना हो, एक भी एलिमेंट ना हो, उसे हम क्या बोलेंगे? नल सेट बोलेंगे। जैसे मैं आपको एक सेट बताता हूं, ऐसे एक्स का कलेक्शन जो एक्स स्क्वायर -1 को 0 देता हो और एक्स 2 से बड़ा हो, क्या इसमें कोई एलिमेंट आएगा? बताइए, इस सेट में कोई एलिमेंट आएगा? बताइए। क्योंकि एक्स स्क्वायर -1 को यदि हम 0 के बराबर करेंगे, एक्स स्क्वायर -1 को यदि हम 0 के बराबर करेंगे तो यहां से x की वैल्यू +1 आएगी, -1 आएगी, लेकिन हमें तो x क्या बोला है? 2 से बड़ा। इसका मतलब हम यहां पर कुछ नहीं लिख सकते, खाली छोड़ना पड़ेगा हमें, क्योंकि कंडीशन ये तो ठीक है पर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। तो या तो ऐसे खाली छोड़ दीजिए या तो उसको हम इस तरह से फाई से डिनोट करते हैं। ये आपका नल सेट का तरीका हो, कुछ भी नहीं या फिर ऐसे, ठीक है। याद रखिएगा ये वैल्यू नल सेट नहीं होती है, ये नल सेट नहीं है, इज नॉट इक्वल टू नल सेट। करली ब्रैकेट के अंदर फाई बिना करली ब्रैकेट के एक सेट है। फाई क्या है? ये बिना करली ब्रैकेट के एक सेट है। या तो ऐसे लिखिए या तो ऐसे लिख लिए। और एग्जांपल मैं आपको कराता हूं, जैसे मैं कहूं कि ऐसे एक्स का कलेक्शन जो एक्स स्क्वायर +3 को 0 करता हो और एक्स क्या हो? रियल नंबर हो। क्या यहां से ऐसे कोई मिलेगा आपको नंबर? सर वैल्यू नहीं डाल सकते। कौन सी वैल्यू? बेटा कंडीशन देखो ना यार, कि हर जगह ये तो पुटिंग, हर जगह वैल्यू डालने पर उतारू रहते हैं सब।
हर जगह, मतलब यही तो मैं कहता हूं कि ये जो शॉर्टकट तुम्हें सिखाया जाता है ना, उसको कभी तुम्हें आगाह नहीं किया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि आपको इस बातों का बड़ा ध्यान रखना है। आप हर जगह वही सब दिमाग लगाने लगते हो, हर जगह वही कुछ डाल देंगे, फ्री में आंसर ले आएंगे, कोई कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसी ऐसी चीजें तुम्हें देखने को मिल जाती हैं कहीं पर। ठीक है, चलो मत किया करो। वैल्यू यहां से x की वैल्यू 2 आएगी, एक +1 आएगी और एक -1 आएगी, लेकिन क्योंकि x 2 से बड़ा है तो हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, मतलब नहीं हमारी वैल्यू आएगी ना यहां पर। कोई भी जो आई भी है वो बेकार है हमारे लिए। ऐसे x का कलेक्शन, ऐसे x का समुच्चय जो इसको 0 करता हो और रियल हो। तो आपको पता है यहां से रियल तो आती नहीं है। ठीक है, x² बराबर -3, x बराबर, हाँ जैसे x एक है बच्चा ना, वो डालता रहता है बेचारा, आधा सही होता है आधा क्वेश्चन में गलत हो जाता है, वो सब में डाल देता है वो। देखो यहां से इमेजिनरी वैल्यू आएगी, √3 आयोटा इमेजिनरी वैल्यू आएगी, रियल तो नहीं आएगी। अमन जी 3 और -3 कैसे आ जाएगी बेटा? इमेजिनरी वैल्यू आएगी ना, ये सोल्यूशन होगा। x की ये वैल्यूज आई, लेकिन यहां तो रियल नंबर दिया गया है, तो फिर आपका इसका मतलब है कि कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं है जो इसको 0 करता हो। तो इसका मतलब b आपका फाई होगा या फिर करली ब्रैकेट में खाली। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? क्लियर? आगे बढ़ जाते हैं। सी ले लिया हमने, कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट x बराबर n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n लेस देन 1। अब बताइए इस सी सेट में क्या आएगा? सी सेट में क्या आएगा? सी सेट में क्या आएगा? तो क्या x नेचुरल नंबर, क्या x n के बराबर है, मतलब सॉरी x n के बराबर है, और n क्या है? नेचुरल नंबर है। n क्या है? 1 से छोटा है। अब यार यहां पर ये जो n है, वहां पर हमारी वैल्यू डालने के लिए है ही नहीं कुछ, क्या डाले? जब यहां n हम कुछ डाल ही नहीं सकते हैं तो फिर x का मान कैसे आएगा? क्योंकि n नेचुरल नंबर तो है पर वो 1 से छोटा बोल रहा है, इसका मतलब कुछ भी नहीं मिलेगा आपका x आपका कुछ भी नहीं मिलेगा, नल सेट। चलिए इसके बाद सिंगलटन सेट, इसके बाद सिंगलटन सेट, एकल समुच्चय। जिस सेट के पास एक एलिमेंट हो, जिस सेट के पास एक एलिमेंट मतलब अवयव हो, जिस सेट के पास क्या हो? एक एलिमेंट हो। जैसे मैं बताऊं, तो ए कितना है? जैसे मान लो मैंने कहा ऐसे x का कलेक्शन जो x² -9 बराबर 0 हो और x क्या हो? आपका नेचुरल नंबर हो। बताइए इस सेट में कितने एलिमेंट हैं? इस सेट में कितने एलिमेंट हैं? इस सेट में कितने एलिमेंट हैं? ठीक है, 5 इस सेट में कितने एलिमेंट है? कई लोग बोलते हैं इसे 5 नहीं बोलते, पर हम बोल देते हैं यार। इतना ज्यादा हमें कोई एक नोटेशन के पीछे इतना ज्यादा हमें बवाल काटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कुछ भी बोल दो यार, नाम ही तो है, कुछ भी बोल दो। तो x² -9 क्या है? 0 के बराबर है। x² -9 क्या है? 0 के बराबर है। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी? एक तो 3 मिलेगी या तो -3 मिलेगी, एक 3 और -3। लेकिन क्या -3 आपको चाहिए? नहीं, क्योंकि x क्या है? नेचुरल नंबर है, x प्राकृतिक संख्या है। तो यहां आप केवल 3 लोगे और यह आपका सिंगलटन सेट हो जाएगा, सिंगलटन सेट हो जाएगा।
बी ले लिया मैंने, ऐसे एक्स का कलेक्शन जो एक्स बराबर एन है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है और एन क्या है, 2 से छोटा है। तो इस सेट में क्या आएगा, एक ही एलिमेंट आएगा, वो कौन सा आएगा, 1। ठीक है, एक सेट में एक ही एलिमेंट आएगा, वो क्या आएगा, 1। एक्स एन के बराबर है, एन नेचुरल नंबर है और एन की वैल्यू 2 से कम चाहिए। 2 से कम तो एक एलिमेंट है 1, यहां पर एक एलिमेंट 3। तो एक एलिमेंट किसी सेट में यदि एक ही एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक है, ठीक, उस सेट को हम सिंगलटन सेट बोलेंगे। सर 3 कैसे आया, प्लीज। ए भैया, मैंने यार, तुम लोग बजर गधा हो। मैंने क्या बोला है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 0 होना चाहिए। तो एक्स की वैल्यू यहां से +3 भी आएगी और -3 भी आएगी। ये कंडीशन देख रहे हो, एक्स नेचुरल नंबर है तो -3 प्राकृतिक संख्या नहीं होता है नेचुरल, इसलिए -3 नहीं होगा, केवल 3 लिया जाएगा। कितने कंफ्यूज हो यार, छोटी छोटी बातें भी नहीं आती। चलो, फाइनाइट सेट, परिमित समुच्चय, जिस सेट के पास फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, जिस सेट के पास फाइनाइट मतलब एक निश्चित, एक फाइनाइट एलिमेंट्स अवयव हो, फाइनाइट एलिमेंट्स हो जिस सेट के पास, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो जिस सेट के पास फाइनाइट एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट बोलेंगे। जैसे मैंने बोला, ऐसे एक्स का कलेक्शन जो एक्स बराबर एन स्क्वायर है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, एन लेस देन 5 है। तो इसमें पक्का है कि एक फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे। कितने आएंगे, फाइनाइट एलिमेंट्स आएंगे। इसमें क्या आएगा एलिमेंट, भाई 1 डालोगे तो 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर। तो एक फाइनाइट एलिमेंट्स है ना, तो फाइनाइट सेट हो गया। अब इनफाइनाइट सेट मतलब क्या, जिसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो, इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो, तो उसे क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। अनंत अवयव हो, उसे क्या बोलेंगे हम, इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। जैसे कि मैं बोलूं सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, प्रथम सेट ऑफ मतलब प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब प्राकृतिक संख्याएं तो भाई फाइनाइट नहीं होती ना, ये तो बढ़ती जाएगी। भाई ए सेट को अब क्या बोलोगे, ऐसे देखो 1 2 3 4 ऐसे बढ़ती जाएगी, इसका कोई अंत तो होगा नहीं, अंत तो होगा नहीं ना, ये तो अनंत हो जाएगी। सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अब वास्तविक संख्याएं तो अनंत होती है ना, तो ये इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। यदि अनंत अवयव हैं तो उसमें इनफाइनाइट सेट बोल देंगे। सिंपल है बट डिफिनीशन है ये, हर चीज को फिर से करते हो तुम लोग। मेन है, देखो इक्वल सेट क्या होता है, समान समुच्चय। इक्वल सेट मतलब ए बराबर बी होगा, ए सेट जो है वो बी सेट के बराबर होगा यदि एन ए बराबर एन बी है। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, पहली चीज नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, और दूसरा एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हैं, ठीक है, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हैं। और एन ए बराबर एन बी है, एन ए बराबर क्या है, एन बी है। बेटा अब 1 2 3 ऐसे बोल देंगे ना, ऐसे डॉट 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 आगे बढ़ता जाएगा।
देखिए इक्वल सेट के लिए दो चीजें जरूरी हैं, एक नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, दूसरा एग्जैक्टली सेम एलिमेंट हो। और पहले मैं आपको इक्विवेलेंट सेट बता देता हूं, इक्विवेलेंट, फिर मैं इक्वल सेट बताता हूं। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, ए और बी, यदि ए और बी में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब अवयव सेम नंबर हो, तो वो क्या बोलेंगे? तो उसे बोलेंगे क्या? ए और बी क्या है? इक्विवेलेंट सेट है। क्या है ये? इक्विवेलेंट सेट है। यदि एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है, सॉरी इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। जैसे कि ए के पास यहां पर कितने एलिमेंट हैं? एन ए, कितने एलिमेंट हैं? 3। तो आप कोई भी बी सेट ले लीजिए, कोई भी बी सेट ले लीजिए, बस उसमें 3 एलिमेंट रखिएगा। चाहे आप 4 5 6 रखिए, 7 8 9 रखिए, क्योंकि इन दोनों के पास 3 एलिमेंट हैं, इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे। दोनों के पास सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, तो ए और बी क्या है इस समय? इक्विवेलेंट सेट है, क्योंकि ए के पास भी 3 एलिमेंट है और बी के पास भी 3 एलिमेंट है। अब देखिए, ए मैंने ले लिया 1 1 2 3 और बी ले लिया 4 5 6। क्या ये इक्विवेलेंट है? क्या ये इक्विवेलेंट है? क्या ये इक्विवेलेंट है? है, ये इक्विवेलेंट है, क्योंकि इस सेट ए को मैं चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, इसमें 3 ही एलिमेंट है, इसमें भी 3 ही एलिमेंट है और बी में भी 3 ही एलिमेंट है। इसका मतलब यह है, क्योंकि एक ही एलिमेंट को बार बार लिखने का कोई मतलब नहीं है, आप चाहे कितनी बार लिख दीजिए। ठीक है, आप चाहे ए को आप ऐसे लिख दीजिए 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3, तो अब भी इसमें भी 3 ही एलिमेंट हैं। हम डिफरेंट एलिमेंट काउंट करेंगे। हम क्या करेंगे? डिफरेंट एलिमेंट्स काउंट करेंगे, कितने अलग अलग हैं। एक ही चीज को बार बार लिखने का कोई मतलब नहीं है, आप एलिमेंट 3 ही काउंट करोगे। हमें 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, बस 1 को 20 बार लिखो, 100 बार लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अभी भी इस समय ए और बी क्या हो जाएंगे? सेम ही एलिमेंट, कोई अंतर नहीं। ओके, तो आप बार बार लिखते हो एक ही एलिमेंट को तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई फायदा नहीं है। आप बार बार 2 बार लिखिए, 4 बार लिखिए, वो एक ही बार काउंट होगा। इसमें भी आपके 3 ही एलिमेंट हैं। तो इक्विवेलेंट सेट क्या होगा? जब एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स होंगे। पर इक्वल सेट में ऐसा नहीं है। इक्वल सेट में एक तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए और एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स होने चाहिए, एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। जैसे यदि ए के पास 1 2 3 है और बी के पास 1 2 3 है, तो इस समय ए और बी क्या है? बराबर है, क्योंकि इसके पास भी 3 एलिमेंट है, इसके पास 3 भी हैं और सेम है। 1 यहां पर भी है, 2 यहां पर भी है, 3 यहां पर भी है। अब ध्यान से देखिए, सी मैंने 2 3 1 लिख दिया और डी 3 1 2 लिख दिया, तो ये भी सब सेम है ये, क्योंकि 2 बातों का ध्यान रखना है, 2 बातों का ध्यान रखना है। मेरी बात सुनिए ध्यान से। सेट में एक तो किसको पहले लिख रहे हो, किसको बाद में लिख रहे हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 1 2 3 लिख रहे हो कि 2 3 1 लिख रहे हो कि 3 1 2 लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, पहले क्या लिख रहे हो, बाद में क्या लिख रहे हो, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कलेक्शन होता है।
और कलेक्शन में ऑर्डर का कोई मतलब नहीं होता, किस ऑर्डर में रखा गया है। दूसरी बात, एक ही चीज को कितनी बार लिखे हो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक ही बार काउंट होगी। एक ही चीज को 10 बार लिखिए, 20 बार लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक ही बार काउंट होगा, पहली चीज। दूसरी कि आपने ऑर्डर कितना चेंज किया है, किसको पहले किसको बाद में लिखा है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चाहे आप 2 3 1 लिखिए, चाहे 1 2 3 लिखिए, बस आप ये देखिए 2 यहां है, यस, 3 यहां है, यस, 1 यहां है, यस, इसीलिए आप क्या बोल दोगे, ये इक्वल सेट है। डी को उठाया, 3 यहां है, हां, 1 है, 2 है, बस ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं, पहले क्या लिखा है बाद में क्या लिखा है। दीपू कुमार जी, सर आप चैप्टर एंड कर रहे हैं, प्रैक्टिस पर केयर नॉट कर रहे हैं। वाह, क्या अंग्रेजी लिखा है उसने। दीपू कुमार जी कहां रहते हो, किस दुनिया में रहते हो? ठीक है, आपको YouTube पर प्रैक्टिस देखने को मिल रही है, नहीं मिल रही है? और आप ही के लिए वो प्रैक्टिस करवा रहा हूं मैं। आप पता नहीं किस दुनिया में रहते हो, मुझे पता नहीं है, ठीक है। और ऐप पर भी होगी बाद में, लेकिन अभी तो जहां मिल रहा है वहां लूटो, क्या दिक्कत है? वहां पर नहीं होती, वहां भी तो पढ़ने को मिलता है, आपको PDF भी मिलेगी आपको। क्या यार, यहां पर भी होगा आपका सिलेबस, तो कंप्लीट हो जाने दो। ऐप पर भी करेंगे खूब तगड़ी वाली प्रैक्टिस, तुम्हारे पास समय रहता है क्या यार? वो तुम्हारे लिए करवा रहा हूं, नहीं सोचो, जो चैप्टर खत्म होते हैं तुम्हारे, उसी की प्रैक्टिस वहां होती है। थोड़ा ध्यान से आप देखोगे तो जो आप करते हो उसी की प्रैक्टिस होती है। देखो, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट खत्म होकर परमुटेशन हुआ, मैट्रिक्स की प्रैक्टिस चल रही है। जैसे 1-2 दिन में मैट्रिक्स की खत्म होगी, किसकी शुरू होगी बताना? जैसे मैट्रिक्स की खत्म होगी, किसकी शुरू होगी? किसकी शुरू होगी? तुम्हें पता होगा काय की शुरू होगी प्रैक्टिस, पता होगा। और यदि तुम्हें पता होगा काय की शुरू होगी, इसका मतलब समझ जाओ कि तुम्हारे लिए हो रही है वो प्रैक्टिस। देखो बताएंगे भी, किसकी होगी बताना, बताओ किसकी होगी प्रैक्टिस, बताओ किसकी होगी? मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट के बाद किसकी प्रैक्टिस होगी? परमुटेशन की। देखा, तुम्हें पहले ही पता है, मैंने तो नहीं बताया, बताया होगा हो सके, लेकिन क्योंकि इसके बाद परमुटेशन चैप्टर मैं आपको पढ़ा चुका हूं, इसलिए उसकी होगी। ऐप पर भी होगी, मार्च से ही ऐसी होगी ना प्रैक्टिस कि तुम बेहोश हो जाओगे। टेंशन क्यों ले रहे? ठीक है, 3 1 2। चलिए, तो इक्वल सेट समझ में आ गया। अब एक चीज याद रखनी है कि इक्वल सेट है तो फिर वो इक्विवेलेंट होगा। इक्वल है तो फिर इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि इक्वल है तो एग्जैक्ट, तब नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं, और इसमें भी तो यही होते हैं। तो कोई सेट यदि इक्वल है तो फिर वो इक्विवेलेंट होगा। कोई सेट यदि इक्वल है तो इक्विवेलेंट होगा, इक्वल है तो इक्विवेलेंट होगा, इक्वल है तो इक्विवेलेंट होगा। इक्विवेलेंट है तो जरूरी नहीं है कि वो इक्वल होगा। तो इक्विवेलेंट डज नॉट इंप्लाइज कि वो इक्वल होगा, पर वो इक्वल है तो इक्विवेलेंट जरूर होगा। ठीक, चलिए, बात समझ में आ गई। अब आप थोड़ा सा आइडेंटिफाई करिए सेट्स को। पहला वाला करिए, इस ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब होल नंबर, पूर्ण संख्या। डब्ल्यू मतलब होल नंबर, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या।
और 3 से लेकर 10 के पहले तक, तो 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, 7 होगी, 8 होगी, 9 होगी। फाइनाइट सेट। कौन सा सेट है ये? फाइनाइट सेट, परिमित समुच्चय। क्या है ये आपका? फाइनाइट सेट। ओके। दूसरा ए, यहां पर भी वो फाइनाइट ही है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये भी आपका फाइनाइट ही है, फाइनाइट एलिमेंट है। ठीक। ये थर्ड वाला क्या है? थर्ड वाला 1 0 -1 -2 -3, ये तो इनफाइनाइट है ना। थर्ड वाला क्या है? इनफाइनाइट सेट। फोर्थ बताइए, फोर्थ वाले में क्या है? बस 15 मिनट और चलेगी क्लास बेटा, 9:30 तक। चौथा वाले में क्या है बताइए? ए सेट और बी सेट दिए गए हैं, क्या ये इक्वल सेट हैं कि इक्विवेलेंट हैं? क्या है? कुछ नहीं है। ए इज नॉट इक्वल टू बी है, ए इज नॉट इक्वल टू बी है कि ए इक्वल टू बी है? जल्दी बताओ, ए इक्वल टू बी है क्या? फोर्थ वाला इक्वल है? इक्वल, देखो इक्वल होगा तो इक्विवेलेंट मत बोलो, क्योंकि इक्वल है तो इक्विवेलेंट होगा ही होगा। इक्वल है ना। देखो पहले तो इसमें भी 5 एलिमेंट और इसमें 6 नहीं है, ये 1 2 बार लिखने का मतलब नहीं होता 1 2 बार लिखा है, तो इसमें भी 5 हैं, तो इक्विवेलेंट तो हो गया। अब इक्वल देखो, 1 है 8 है, -2 है, 6 है, 5 है, बस ए बराबर बी हो गया। और पांचवा ऐसे एक्स का कलेक्शन जहां पर एक्स क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम। अब ये तो फाइनाइट होगा ना यार, क्लासरूम में तो कोई इनफाइनाइट लोग नहीं बैठे होंगे। फाइनाइट सेट, क्लासरूम में तो इनफाइनाइट सेट कैसे होगा यार? नंबर ऑफ स्टूडेंट इनफाइनाइट हो जाएंगे। यहां पर यदि एक और 8 भी जोड़ देते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये 2 बार लिखने का कोई मतलब नहीं है, एक ही बार 8 कंसीडर किया जाए। इनफाइनाइट थोड़ा बच्चे बैठ जाएंगे क्लास में यार, कैसी बातें कर रहे हो? अब हम बात कर लेते हैं पहले सबसेट के बारे में। किसके बारे में? सबसेट, उपसमुच्चय, सबसेट्स के बारे में। और इस पर स्टडी लंबी है। सबसेट्स क्या होता है? देखो, if every element of A is मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, चलो नॉर्मल, क्योंकि फिर दोनों लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी मुझे, तो मैं एक ही लैंग्वेज में लिख देता हूं, समझना ही तो है। यदि ए के सभी एलिमेंट्स, तो फिर एक ही लैंग्वेज में हो जाएगा काम, क्योंकि हमें कोई डेफिनेशन लिखने को तो आनी नहीं है। ए के सभी एलिमेंट्स मतलब अवयव यदि बी के अंदर है, बी के अंदर प्रेजेंट हो, ए के सारे एलिमेंट यदि बी के अंदर है, ए के सारे एलिमेंट यदि बी के अंदर है, तो आप बोलोगे ए इज सबसेट ऑफ बी। जैसे ए में यदि हम 1 2 ले लें और बी ले लें हम 2 1 3 5, यहां हम बोलेंगे कि ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, यूनिवर्सल पर भी आएंगे, चिंता मत करो। ए इज सबसेट ऑफ बी होगा। क्यों? ए के सारे एलिमेंट बी के भी एलिमेंट हैं। ए में क्या है? 1 है, 2 है, तो
तो ए के सभी एलिमेंट है ना, तो ए सबसेट ऑफ बी होगा। अब मान लीजिए सी ले लिया मैंने, अच्छा क्या बी सबसेट ऑफ ए होगा? बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, बी ए का सबसेट नहीं होगा, ए सबसेट ऑफ बी होगा। ठीक, बी नॉट इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, बी ए का सबसेट नहीं है, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं है, तो इसे बोलते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी। ए बी का उपसमुच्चय है, उपसमुच्चय है। ए क्या है? बी का उपसमुच्चय है। ओके, तो ए इज सबसेट ऑफ बी, ए के सारे एलिमेंट, ए के सारे एलिमेंट यदि बी में प्रेजेंट हैं तो ए इज सबसेट ऑफ बी बोलेंगे। यहां देखिए बी के सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट नहीं थे, केवल 1 और 2 ही तो है इसके अंदर, 3 और 5 तो है नहीं, तो बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए बोलोगे। ठीक है, ओके, तो बस इतना ही आपको इसमें समझना है। और भी चीजें जैसे देखो ए ले लिया मैंने 1 2 3 और बी ले लिया 1 2 7, तो क्या यहां पर ए सबसेट ऑफ बी होगा? तो जवाब है नहीं, ए सबसेट ऑफ बी नहीं होगा। ठीक है बेटा, इक्वल भी तो हो सकते हैं, वो इक्वलिटी इसलिए लगती है क्योंकि देखिए मैं 1 2 3 लूं और बी ले लूं 1 2 5 1 2 3, ऐसा देखो 1 2 3 और 4 ले लिया, तो यहां पर आप कहोगे ए सबसेट ऑफ बी है, मान लीजिए। ठीक है, एक तो मैंने आपको ये एक एग्जांपल दिया कि ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट हैं, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ए में 1 2 3 है और बी में भी 1 2 3 है, या फिर 2 3 1, बात तो एक ही है। ठीक, तो अब ये बताइए कि ए बराबर बी है ना, पर डिफिनीशन पर आइए, डिफिनीशन क्या कहता है सेट का कि ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए, तो है ना, तो क्या ए सबसेट ऑफ बी में दोनों चीजें छुपी हुई हैं? यदि वो इक्वल होगा तब भी चलेगा, और ए छोटा होगा बी से सेट तो भी चलेगा। तो इक्वलिटी भी आ सकती है, यदि दोनों इक्वल है तब भी ए सबसेट ऑफ बी लिख सकते हैं, और आप ए बराबर बी भी लिख सकते हो, दोनों लिख सकते हो। ए बराबर बी भी है और ऐसे भी लिख सकते हो ए सबसेट ऑफ बी। इसीलिए कहते हैं, ध्यान से सुनना, इसीलिए कहते हैं कि यदि इफ ए इज सबसेट ऑफ बी है एंड बी सबसेट ऑफ ए है, तो इसका मतलब क्या होगा? यदि ए सबसेट ऑफ बी है और बी भी सबसेट ऑफ ए है, तो ऐसा कब संभव है? ऐसा कब संभव है? जब ए के भी सारे एलिमेंट बी में हैं और बी के सारे एलिमेंट भी ए में हैं। ऐसा कब संभव है? जब ए और बी बराबर है, क्योंकि इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। अब आप सोचिए, ए में मान लीजिए 1 2 3 है, अब ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, क्योंकि यहां देखिए इसमें ए सबसेट ऑफ बी भी होगा, ए के भी सारे एलिमेंट बी में हैं एंड बी सबसेट ऑफ ए होगा, बी के भी सारे एलिमेंट ए में हैं। तो ऐसा कब हो पाया? जब ए और बी क्या है? बराबर है। ए और बी क्या है? बराबर। अब यहां पर नोट लिखिए, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। रिक्त समुच्चय
सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। क्योंकि जिसमें कुछ नहीं है फिर हर जगह है वो। जब कुछ नहीं है तो हर जगह मान लीजिए उसको। भाई एम्प्टी सेट में क्या होता है? फाई सबसेट ऑफ ए, हर जगह। जब फाई में कुछ है ही नहीं तो इसका मतलब इसके अंदर के एलिमेंट, जब कुछ है ही नहीं इसका मतलब हर जगह इसके एलिमेंट्स, हर जगह एलिमेंट। बेटा सबसेट का मतलब ही तो बताया मैंने, अब आप क्या चाह रहे हो? सबसेट का फिजिकल मतलब बता दूं? कहां से बता दूं? सबसेट का मतलब क्या बता दूं? देसी जिंदगी में थोड़ा ना कोई वर्ड है यार ये। मैथमेटिक्स में क्या बोलता है? सबसेट का मतलब हुआ उपसमुच्चय। मतलब यदि ए एलिमेंट के सारे, ए सेट के सारे एलिमेंट, ए सेट के जितने भी एलिमेंट हैं, यदि वो बी सेट के अंदर भी हैं तो आप ए सबसेट ऑफ बी बोलोगे। इसको एक नाम दिया गया है। अब ऐसी चीज तो है नहीं कि आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, ये पढ़ रहे हो कि कोई मैं देसी चीज जिंदगी से रिलेट कर पाऊं इसको। ये तो मैथमेटिक्स के वर्ड्स बनाए गए हैं, इसको तो मैं कुछ नहीं कर सकता। हां, सबसेट का मतलब आपको मैं बता सकता हूं। अब सबसेट का तुम फिजिकल मतलब पूछोगे कि कोई ज्योमेट्रिकली बताइए, तो फिर इसका कोई मतलब नहीं है। ये केवल एक बोला गया है कि ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, तो यार ए को हम क्या बोलेंगे? तो बोल देते हैं ए सबसेट ऑफ बी। इससे पता लग जाएगा, इस स्टेटमेंट से ये पता लग जाएगा कि इसको ये बोला गया कि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर। ठीक? तो एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट हर एक सबसेट का क्या होता है? सबसेट होता है। ठीक है? बाकी और सबसेट के बारे में स्टडी हम कल करेंगे, कल 12 बजे। सबसेट के बारे में, सुपरसेट के बारे में पीडीएफ आपको ये मिल जाएगी अभी। ये सब देखो यहां पर लिखा भी है। ठीक है? देखो, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, यही वाली लाइन मैंने आपको बताई है। बाकी और भी हम बात करेंगे। ठीक है? बाकी छोटे छोटी चीजें और भी हैं इसमें। देखो ये चीज बताई मैंने कि ए सबसेट ऑफ बी है, बी सबसेट ऑफ ए है, तो ए बी बराबर होगा। बाकी नंबर ऑफ सबसेट्स, इस तरह की चीजें ये सब हम डिस्कशन कल करेंगे। ठीक है? डीपीपी, हाँ याद है, मैं अभी डीपीपी आपको डलवा देता हूं परमुटेशन की। ये पीडीएफ भी आपके सामने आ जाएगी जल्दी ही। चलिए फिर, चलिए धन्यवाद, गुड नाइट सबको, शुभ रात्रि। कल मिलते हैं 12 बजे दिन में। धन्यवाद, जय हिंद।